कि कोर्ट में जब केस चलते हैं तो उसको लंबे इसीलिए खींचे ही जाते हैं कि उसके पीछे के साक्ष्य को नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके। ये एक ब्रोकर से जुड़ा मामला था जो प्रॉपर्टियों के लेन देन में, बेनामी संपत्तियों में, पैसों के लेन देन में हेराफेरी करने के मामले में ये अभियुक्त था। असल मामला तो आम निवेशकों से जो जुड़ा है वो है कन्वर्जन का। कई कंपनियां बना करके जो रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसॉप, सोसाइटी और कई प्लान चलाए गए। पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता गया। इसका शेयर उसमें, उसका शेयर फिर उस किसी और में, इस तरह से लगातार करते गया सहारा ग्रुप, जिसका मनी इस समय 1,79,000 करोड़ रुपए इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। तो इस पर तो अभी सुनवाई होनी है। 1,79,000 करोड़ की जो धोखाधड़ी निवेशकों के साथ की गई है उससे जुड़े अभियुक्तों को पकड़ा जाए और ईडी अब इतना कमजोर साक्ष्य कोर्ट के समक्ष न रखे कि इनको इतना आराम से जमानत कुछ सप्ताह में ही या कुछ माह में मिल जाए। जो डेटा करोड़ों निवेशकों का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किस किस कंपनी का कितना बकाया है, उसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बस सेबी सहारा केस की सुनवाई थोड़ा सा और अंत की तरफ बस बढ़ने दीजिए। नमस्कार साथियों, ईडी के द्वारा गिरफ्तार जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल इब्राहिम, जो कि लगातार कस्टडी में चले आ रहे हैं, उनकी जमानत पर कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट सुनवाई कर रही है। 12 नवंबर को सुनवाई हुई थी, फिर उसके बाद 14 नवंबर को भी सुनवाई हुई। अब उसका ऑर्डर आ गया है। अब अनिल इब्राहिम के जमानत याचिका पर कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट सुनवाई करेगा 17 नवंबर को। साथियों, इस पर अगर मैं जो 14 अक्टूबर का ऑर्डर है, बहुत विस्तृत एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं उसको काफी कमजोर माना गया है। आरोप सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ जो प्रमुख दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखी गई उसको हम लोग समझते हैं। आरोपी जितेंद्र प्रसाद वर्मा की तरफ से जो सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के सामने बातें रखी गई, सबसे पहले कहा गया कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा सहारा ग्रुप में सिर्फ एक कमीशन एजेंट है और इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या पहले किसी प्रकार की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला एफआईआर दर्ज नहीं है, जो ये कमीशन एजेंट है। जमानत के लिए जो दलीलें जितेंद्र प्रसाद वर्मा की तरफ से एडवोकेट ने सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के सामने रखे, सबसे पहले कहा गया कि सहारा ग्रुप में ये सिर्फ बतौर कमीशन एजेंट के रूप में कार्यरत हैं और इस प्रकार की धोखाधड़ी में कभी भी जितेंद्र प्रसाद वर्मा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और ना ही जितेंद्र प्रसाद वर्मा का कोई आपराधिक इतिहास है और वो काफी समय से हिरासत में रखे गए हैं। उनके विरुद्ध सभी आरोप बेबुनियाद है और इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जितेंद्र प्रसाद वर्मा का किसी भी तरीके से कोई जुड़ाव नहीं है। सहारा ग्रुप की जो प्रॉपर्टियों की व्यापक रूप से लेन देन हुई है, खरीदारी हुई है, उन सभी सौदों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इस मुकदमे की शुरुआत होने की या बहुत जल्द समाप्त होने का कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। जितेंद्र प्रसाद वर्मा एक वृद्ध व्यक्ति हैं और कई विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो पीड़ित हैं और वो लगातार ईडी के साथ जांच में सहयोग करते भी आ रहे हैं। ये सारी बातें सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के सामने जितेंद्र प्रसाद वर्मा के एडवोकेट ने रखी। अब ईडी, जिसने की जमानत याचिका का विरोध किया था, उनके आर्गुमेंट रखने की बारी अब थी, जिसमें सबसे पहला लाइन यही था, इस कथित अपराध में जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसमें 1,79,000 करोड़ रुपए का संपत्ति धोखाधड़ी से निर्दोष लोगों से अर्जित किया गया है। सहारा समूह की विभिन्न संपत्तियों के लेन देन में अभियुक्त जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने भारी मात्रा में नकद लेन देन कराने में मदद की है। इस व्यक्ति ने यानी जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने इस धोखाधड़ी के लेन देन के परिप्रेक्ष्य में जो पैसे अर्जित किए और उसे अपने पास रखा, उसको एक बेदाग संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की और आरोपित
जितेंद्र प्रसाद वर्मा के यहाँ से कई आवश्यक कागजात हों उसकी जब्ती की गई है। अब सेशन कोर्ट कोलकाता की बारी थी। जस्टिस ने दोनों पक्ष की जो आर्गुमेंट दलीलें दी जा चुकी थी उसके बाद अपनी तरफ से इस केस के ऊपर जमानत याचिका के ऊपर कुछ व्याख्या करते हुए जमानत देने के लिए आर्डर को पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा जमानत के लिए याचिकाकर्ता यानी जितेंद्र प्रसाद वर्मा सिर्फ एक दलाल मात्र है। सहारा समूह कंपनी में किसी भी प्रकार के कंट्रोलिंग पावर का नियंत्रण का अथॉरिटी इस व्यक्ति के पास नहीं है। सहारा समूह के तरफ से जो भी चक्रव्यूह रचा गया, आर्थिक अपराध किया गया, संपत्तियों के लेन देन किए गए, उसमें ये व्यक्ति सिर्फ एक दलाल मात्र है। किसी भी अथराइज पद पर सहारा ग्रुप के ये व्यक्ति नहीं था। ये थोड़ा विस्तृत मैंने आपको बताया दिया। और जितेंद्र प्रसाद वर्मा के विरुद्ध में जो भी जांच थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी गवाह ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इस आर्थिक अपराध में किसी भी प्रकार से जोड़ने का साहस नहीं दिखाया है। ये कोर्ट की तरफ से गवाहों के बयान के ऊपर ये टिप्पणी की गई। कोर्ट की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता के नाम से कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और ना ही याचिकाकर्ता का सहारा समूह से कोई संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यानी जितेंद्र प्रसाद वर्मा का सहारा समूह से कोई संबंध नहीं है, ना ही वो सहारा ग्रुप के कॉरपोरेट का कोई हिस्सा है। गवाहों के पक्षपाती बयान से संदेह जैसी स्थिति थोड़े समय के लिए थी, लेकिन जो कागजात रिकॉर्ड के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए गवाहों के बयान के अनुरूप वो सही तथ्य नहीं पाए गए। यानी कि ईडी की तरफ से जो रिकॉर्ड दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे गए वो पर्याप्त एविडेंस नहीं है जिससे कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा को कस्टडी में और समय के लिए रखा जा सके और याचिकाकर्ता यानी जितेंद्र प्रसाद वर्मा से संबंधित कोई नकद का लेन देन स्पष्ट रूप से ईडी एविडेंस के साथ रखने में असमर्थ रही। कोई सबूत कोर्ट ने नहीं पाया। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि ईडी अपने इस कमजोर केस में मजबूती लाने के प्रयास में कई साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास अवश्य लगातार करते जा रहा है, लेकिन जो पर्याप्त इस समय सबूत दोनों तरफ से दिए गए हैं, जो बातें रखी गई है कोर्ट के समक्ष में, उसके आधार पर कोर्ट याचिकाकर्ता यानी जितेंद्र प्रसाद वर्मा के आर्गुमेंट को सही पाता है। और फिर यहाँ शुरू होती है आर्टिकल 21 की व्याख्या, जिसमें कहा जाता है कि अभियुक्त जितेंद्र प्रसाद वर्मा जांच में लगातार सहयोग करता आ रहा है। वो तो ऑलरेडी पहले से कस्टडी में है ही, तो सहयोग तो करना ही है। सहयोग तो तब दूरी बन जाती है जब कोई अभियुक्त जमानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन फिर यहाँ आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई में अभी समय है, काफी लंबा समय ये केस चलेगा और पहले से ही अभियुक्त कस्टडी में है, तो यूं ही ये केस लंबे अवधि तक चलता रहेगा, तो किसी को अनावश्यक जेल में रखना उचित नहीं है। कुछ इस तरह से आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा को जमानत दे दी। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। तो कोर्ट ने जमानत देते हुए 1 लाख रुपए का बांड और 1 लाख रुपए के ही 4 जमानतदार, जिसमें कि 2 स्थानीय होने चाहिए। इस बेस पर बेल ग्रांट कर दी जाती है जितेंद्र प्रसाद वर्मा को। इसमें कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया जितेंद्र प्रसाद वर्मा के पास अगर कोई पासपोर्ट हो तो वो न्यायालय में जमा करे और इस केस की प्रत्येक सुनवाई पर कोर्ट के अंदर उपस्थित होना होगा। इन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और ना ही गवाहों को डराने का प्रयास करेगा और सिटी सेशन कोर्ट के न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बाहर बिना न्यायालय की अनुमति के जितेंद्र प्रसाद वर्मा नहीं जा सकेगा। यानी सिटी सेशन कोर्ट में पहले अनुमति लेनी होगी, फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही उसको कहीं आना जाना होगा। कोर्ट की तरफ से फिर कहा गया कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और ना ही उनके साथ कोई संपर्क करने की कोशिश करेगा। और जो मोबाइल नंबर जितेंद्र प्रसाद वर्मा वर्तमान में इस्तेमाल कर रहा है, उस मोबाइल नंबर को न्यायालय के समक्ष और ईडी के समक्ष उपलब्ध कराएगा और
इस केस की सुनवाई के दौरान कभी भी मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं करेगा और अगर ऐसा करना पड़ता है तो न्यायालय को और ईडी को पहले सूचित करना होगा और फिर वही होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कोलकाता के पास ये आर्डर की कॉपी जाएगी। इस आर्डर की कॉपी से ईडी को भी अवगत कराया जाएगा, ये इस आर्डर की कॉपी ईडी को भी भेज दी जाएगी। तो सब मिलाकर के ये एक संक्षिप्त में ही सार था पूरा आपके समक्ष। साथियों, इसमें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है पासपोर्ट जमा करना ठीक है, मोबाइल नंबर ये भी ठीक है और ये भी ठीक हम मान लेते हैं कि जो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है कलकत्ता सिटी, तो उसके बाहर वो अभियुक्त नहीं जाएगा, ये भी हम मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा करना ही है तो उस जितेंद्र प्रसाद वर्मा का जो मोबाइल नंबर है वो हमेशा सर्विलांस पर होना चाहिए, जीपीएस ऑन होना चाहिए, लोकेशन बिल्कुल ट्रेस होना चाहिए 24 आवर्स। ऐसे अभियुक्त को हमेशा सर्विलांस के जरिए उसके मोबाइल को ट्रैकिंग पर हमेशा रखा जाना चाहिए कि क्या वो वाकई अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है कि नहीं, न्यायपालिका के सिटी सेशन कोर्ट के। साथियों, इसमें 2-3 बातें जो ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, जो साक्ष्य हैं, गवाहों के साथ संवाद नहीं किया जाएगा, डराने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो क्या कुछ सप्ताह या माह कस्टडी में रहने के बाद जब न्यायालय ऐसे आदेश देते हैं तो क्या वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे अभियुक्तों को मान लेते हैं? ये ठीक है कि गवाहों को वो डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, तो क्या इतना भी अनभिज्ञ है कोर्ट कि ऐसे अभियुक्त ऐसे आर्थिक अपराध करने में जो पहले लिप्त रह चुके हैं किसी अन्य के माध्यम से उसको प्रभावित नहीं करेंगे, गवाह को डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे? सबूतों से छेड़छाड़ ना करने की बात कोर्ट हमेशा करता है जब ऐसी जमानत देता है। तो क्या वो हरिश्चंद्रवादी मानसिकता का हो जाता है? जो इतने बड़े अपराध में लिप्त रहा हो, उसके साक्ष्य कुछ ईडी के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं और उसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना करने की कोर्ट ने हिदायत भी दे रखी है। तो क्या वो आगे चल करके केस को कमजोर करने के लिए उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, साक्ष्य को और कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा? कस्टडी के अंदर होते हुए भी इतना प्रभावी रूप से जो व्यक्ति जमानत लेने में कामयाब हो जाता है, क्या वो व्यक्ति जब बाहर रहेगा तो अपना प्रभाव बनाने में कामयाब नहीं होगा? आप सभी को ये ज्ञात होगा कि ये मामला पिछले लगभग 17-18 सालों से चल रहा है। सहारा प्रॉपर्टियों की लेन देन तो और पहले से करती आ रही है, लेकिन आर्थिक अपराध का मामला 2008 के बाद आना शुरू हुआ था। और मैंने अपने कई वीडियो में ये कहा है कि कोर्ट में जब केस चलते हैं तो उसको लंबे इसीलिए खींचे ही जाते हैं कि उसके पीछे के साक्ष्य को नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसके लिए बड़े बड़े वकील रखे जाते हैं, इसीलिए कितना लंबा केस को खींचा जाए कि उसके पीछे के सभी लीगल एविडेंस जो कि आने वाले समय में अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं, उन फैक्ट को खत्म किया जाए, तोड़ मरोड़ कर इतना कमजोर कर दिया जाए कि समय आने पर थोड़ी मोड़ी परेशानी तो हो, कुछ हफ्तों महीनों का जेल जरूर हो जाए, लेकिन कड़ी सजा के रूप में कोर्ट उस अभियुक्त को न जकड़ने पाए। यही कारण होता है वर्षों तक केस चलाइए और केस को अंदर ही अंदर अपने प्रभुत्व के पैसों के बल पर कमजोर करते जाइए। खैर, ये एक ब्रोकर से जुड़ा मामला था जो प्रॉपर्टियों की लेन देन में, बेनामी संपत्तियों में, पैसों के लेन देन में हेराफेरी करने के मामले में ये अभियुक्त था। असल मामला तो आम निवेशकों से जो जुड़ा है वो है कन्वर्जन का। कई कंपनियां बना करके जो रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यू शॉप, सोसाइटी और कई प्लान चलाए गए, पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता गया, इसका शेयर उसमें, उसका शेयर फिर उस किसी और में, इस तरह से लगातार करते गया सहारा ग्रुप, जिसका मनी इस समय 1,79,000 करोड़ रुपए इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। तो इस पर तो अभी सुनवाई होनी है। चलिए, ये ब्रोकर सहारा कंपनी के इंटरनल मामले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 1,79,000 करोड़ की जो धोखाधड़ी निवेशकों के साथ की गई है उससे जुड़े अभियुक्तों को पकड़ा जाए और ईडी अब इतना कमजोर साक्ष्य कोर्ट के समक्ष न रखे कि इनको इतना आराम से जमानत कुछ सप्ताह में ही या कुछ माह में मिल जाए। लेकिन ये भी कड़वा सत्य है जो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कई वीडियो में कि केस को पहले ही इतना लंबा खींचा जा चुका है कि केस को कमजोर करने के सारे हथकंडे अपना लिए गए होंगे। और जो सेबी सहारा केस
चल रहा है। उस केस की आड़ में सहारा ग्रुप लगातार छुपने की कोशिश करता आ रहा है और 17 नवंबर से जो सुनवाई शुरू होगी और आने वाले समय में जो भी सुनवाई होगी सेबी सहारा केस की, वो अब इस केस को अंत की तरफ लेता जाएगा। तो सहारा की अपने निवेशकों के प्रति जो ईमानदारी है वो अब बहुत जल्द सामने आ जाएगी और जो डेटा करोड़ों निवेशकों का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किस किस कंपनी का कितना बकाया है, उसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बस सेबी सहारा केस की सुनवाई थोड़ा सा और अंत की तरफ बस बढ़ने दीजिए। चलिए साथियों, इस वीडियो में अब इतना ही। जमानत जितेंद्र प्रसाद वर्मा को मिल चुकी है और ये भी सत्य है कि निवेशकों का जो पैसा धोखाधड़ी से ईडी के आंकड़े के मुताबिक 1,79,000 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। अभी उसमें शामिल गुनाहगारों को पकड़ना जरूरी है, गिरफ्तार करना जरूरी है और उसके और ज़्यादा एविडेंस ईडी को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मामला लगभग 17-18 साल से भी पुराना है। ये ईडी के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है ये, इन सारे एविडेंस को इकट्ठा करना। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।